हेलो फ्रेंड्स, हम रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर पढ़ रहे हैं और जो आज का हमारा लेक्चर है वो 20वां लेक्चर हो गया। टोटल उससे पहले हमने 19 लेक्चर ले लिए हैं और सारे हमने रिलेशंस एंड फंक्शंस के प्ले लिस्ट में डाल दिए हैं, जिससे जब भी आपको रिवाइज करने की ज़रूरत हो तो वहाँ से जाके आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने बेटा लास्ट लेक्चर में GIF फंक्शन देखा था, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, ये हमने देखा था f ऑफ x इज इक्वल टू बॉक्स x, इसको हम बॉक्स भी बोलते हैं। ठीक, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इतना लंबा हो जाएगा तो इसको हम बॉक्स x भी बोल सकते हैं। तो f ऑफ x इज इक्वल टू बॉक्स x क्या था बेटा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ा था और उसके 3-4 एग्जाम्पल भी देखे थे। ठीक है, सो टुडेज अवर टॉपिक इज, आज हम नया फंक्शन पढ़ने वाले हैं और वो फंक्शन का नाम है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। बेटा क्या नाम है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जितने भी मैं टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ा रहा हो वो सारे इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये फंक्शन है ना बेटा, ये फंक्शन आप अपने बोर्ड में नहीं देखेंगे, बोर्ड के सिलेबस में ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, GIF बोर्ड में हम कभी कभी देख सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आपके लिए टोटली नया है, तो ध्यान से पढ़ना। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने बेटा लास्ट टाइम देखा था कि सपोज बेटा एक नंबर है 1.23, तो 1.23 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 प्लस 0.23, जहाँ पे 1 है 1 वो क्या था? तो वो बेटा इंटीग्रल पार्ट था उसका। और ये 0.23 क्या है? तो 0.23 उसका हम फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं। ठीक है, तो लास्ट जो हमने फंक्शन देखा था वो क्या था बेटा? तो कोई भी नंबर का जो इंटीग्रल पार्ट हमें दे उसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते थे। जैसे कि 1.23 को अगर मैं बॉक्स में डाल दूँ तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो ये हमने लास्ट में देखा था। तो कोई भी बेटा नंबर हो, ठीक है, कोई भी नंबर इज इक्वल टू, तो नंबर के पास दो पार्ट होते हैं, एक होता है बेटा इंटीग्रल पार्ट प्लस एक होता है बेटा फ्रैक्शनल पार्ट। तो जब आपको बेटा इंटीग्रल पार्ट की ज़रूरत हो तब आप कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो वैसे ही बेटा जब आपको फ्रैक्शनल पार्ट की ज़रूरत हो तो आप कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे? तो आप यूज़ करेंगे बेटा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ओके बेटा, तो कोई भी नंबर का आपको फ्रैक्शनल पार्ट चाहिए तो तब आप यूज़ करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो चलो डिटेल में जाते हैं। तो अगर हम आगे बढ़े तो आप ऐसा बोल सकते हो कि कोई भी बेटा सपोज नंबर है इज इक्वल टू क्या हो गया? तो इज इक्वल टू उसके पास इंटीग्रल पार्ट होता है प्लस उसके पास फ्रैक्शनल पार्ट होता है। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट को अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊँ तो फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू क्या हो गया? तो फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू हो गया बेटा नंबर माइनस इंटीग्रल पार्ट। मतलब कोई भी नंबर में से अगर हम इंटीग्रल पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें उसका क्या मिलेगा? फ्रैक्शनल पार्ट। तो सपोज बेटा कोई नंबर अगर मैं x सपोज कर रहा हूँ तो x माइनस उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? बॉक्स x होगा। तो x माइनस बॉक्स x क्या हो गया बेटा? हमारा फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। ठीक है, और फ्रैक्शनल पार्ट को हम कर्ली ब्रैकेट ऑफ x के ऊपर शो करते हैं। मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x
इज डेनोटेड बाय कर्ली ब्रैकेट ऑफ एक्स। जैसे ये बॉक्स मतलब रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन शो करता है, ऐसे ये कर्ली ब्रैकेट है वो क्या शो करता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स शो करता है। हैंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस बॉक्स एक्स, आप ऐसे बोलो तो भी चलेगा, इज, और हम कर्ली ब्रैकेट ऑफ एक्स बोलो तो भी चलेगा, क्योंकि एक्स माइनस बॉक्स एक्स क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट होगा, और उसको हम ऐसे भी शो करते हैं। तो अगर कोई फंक्शन ऐसे या ऐसे डेनोट कर रहा हो तो इस कॉल क्या होगा बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ओके बेटा, तो ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस बॉक्स एक्स या कर्ली ब्रैकेट ऑफ एक्स, उसको हम बोलेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। हमेशा आपको पता ही होगा बेटा कि वी नो दैट फ्रैक्शन या फ्रैक्शनल पार्ट होता है, फ्रैक्शनल पार्ट इज आइदर ज़ीरो और बिटवीन 0 to 1, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा कैसा है बेटा, पॉजिटिव होता है। तो याद रखो फ्रैक्शनल पार्ट या तो 0 होता है, मतलब अगर कोई इंटीजर हो, इंटीजर तो ऑब्वियसली इंटीजर के पास तो फ्रैक्शन पार्ट होता ही नहीं ना, जैसे 2 है 2, तो 2 के पास तो कोई फ्रैक्शनल पार्ट है ही नहीं, तो उसका बेटा फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया, 0 हो गया। या बेटा कोई दूसरा नंबर है इंटीजर के अलावा, जैसे 2.1, तो इसके पास बेटा फ्रैक्शनल पार्ट है लेकिन क्या है वो 0.1 है, तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है, फ्रैक्शनल पार्ट वो आइदर 0 होता है अगर वो इंटीजर हो, तो अगर इंटीजर नहीं हो तो क्या होगा, बिटवीन 0 to 1 होगा। ठीक है, तो याद रखो कि फ्रैक्शनल पार्ट होता है, फ्रैक्शनल पार्ट वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और क्या होता है हमेशा, मतलब अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बोलूँ तो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, 0 to 1, 0 भी आ सकता है, तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल 1 नहीं लेना, तो ओपन इंटरवल। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू क्लोज ओपन इंटरवल 0 to 1, तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि ये तो डायरेक्ट मुझे एफ ऑफ एक्स ही मिल गया, तो ये तो हो गया एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू क्लोज ओपन 0 to 1, तो ये हो गई हमारी रेंज। ओके बेटा, तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है उसकी रेंज क्या होती है, क्लोज ओपन इंटरवल 0 to 1। ओके, और डोमेन क्या होता है, तो डोमेन मतलब आप x की कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हो, तो बेटा x की तो वैल्यू कोई भी रख सकते हो, एनी रियल नंबर। ओके, तो जो r है हमारा क्या हो गया, डोमेन हो गया। हैंस डोमेन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट function is equal to any real number and range of fractional part function is equal to close open interval 0 to 1, मतलब जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन उसका आंसर क्या आएगा, इधर 0 या बिटवीन 0 to 1। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन यहाँ तक समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ओके, मतलब जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हमने पढ़ा उसका ग्राफ कैसा होता है वह देखते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे एक हमने वाई एक्सिस ड्रॉ कर ली, यहाँ पे हम एक्स एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, और वाई इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ओके, यहाँ पे फंक्शन होता है, तो यहाँ पे 0 ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं 1 ले रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की जो रेंज है वो क्या है बेटा, क्लोज ओपन इंटरवल 0 to 1, तो y की वैल्यू कभी भी 1 से आगे जाएगी नहीं और 1 भी कभी आएगी नहीं। ठीक है, 0 आ सकती है, तो इसलिए इसका मतलब ऐसा हो गया कि नीचे भी कभी वैल्यू जाएगी नहीं। तो सपोज़ यहाँ पे ले रहा हूँ मैं 1 ले रहा हूँ,
यहाँ पे 2 ले रहा हूँ, यहाँ पे 3 ले रहा हूँ, यहाँ पे 4 ले रहा हूँ, यहाँ पे -1 देन -2 देन -3। ओके, तो चलो देखते हैं। तो अगर x की वैल्यू बेटा 0 हो तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो 0 हो तो तब 0। ओके, जब x की वैल्यू 1 हो तब भी फ्रैक्शनल पार्ट तो कुछ है नहीं, इंटीजर है ना, तो इंटीजर फंक्शन, इंटीजर नंबर के पास फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है। तो जब 1 हो x की वैल्यू तब भी फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। देखो ये सब पॉइंट में लोकेट कर रहा हूँ। जब x की वैल्यू 2 हो तब भी फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। 3 हो तब भी क्या आएगा, 0 आएगा। और 4 हो तब भी 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि सब इंटीजर के पास तो फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर क्या होता है, 0 होता है। ऐसे ही बेटा -1 के पास भी क्या होता है, आंसर 0 होता है y का। -2 के पास भी y का आंसर क्या होता है, 0। ऐसे -3 के पास भी 0 होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर बेटा x की वैल्यू बिटवीन 0 to 1 है, तो बिटवीन 0 to 1 तो बेटा सब 0 पॉइंट समथिंग ही हो गया ना, तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी, जैसी मतलब है वही, मतलब 0.1 है तो 0.1 ही फ्रैक्शनल पार्ट होगा, 0.2 है तो 0.2 ही फ्रैक्शनल पार्ट होगा। मतलब इसकी वैल्यू, यहाँ पे ग्राफ ऐसा बनेगा, अगर 1 यहाँ पे ऐसे मैं ऐसे एक लाइन बना दूँ 1 वाली, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। यहाँ पे ऐसे ये 1 लेना नहीं है, ठीक है, क्योंकि 1 कभी आंसर आएगा नहीं। तो यहाँ पे होलो सर्कल कर रहा हूँ। तो ये जो ग्राफ बना, ये ग्राफ कौन सा है, तो ये ग्राफ है y = x। मतलब जो x की वैल्यू होगी वही बेटा फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू होगी, क्योंकि x है बेटा 0 to 1, तो वही बेटा फ्रैक्शन नंबर ही है सारे 0 पॉइंट वाले। तो y की वैल्यू भी सेम टू सेम आएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 1 के पास तो हमें आंसर मिल गया 0। अभी 1 और 2 के बीच में हो, देखो 2 के ऊपर भी बेटा 1 कभी आंसर आएगा नहीं, तो यहाँ पे बेटा मैं होलो सर्कल ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी बेटा क्या होगा, तो 1 और 2 के बीच में होगी x की वैल्यू, तो आंसर तो बेटा बिटवीन 0 to 1 ही आएगा। तो ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा ना। लेकिन ये ग्राफ का इक्वेशन क्या होगा, ये जो लाइन है उसका इक्वेशन क्या होगा। तो अगर इक्वेशन आपको ढूंढना हो तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि यहाँ पे सेम अगर आप देखो तो एक में 1 और 2 के बीच में ले रहा हूँ 1.1। ठीक है, ये मैंने x ले लिया। तो इसके मुझे फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, तो माइनस क्या कर दूँ, इसका बॉक्स कर दूँ। हमें पता है ना कि फ्रैक्शनल पार्ट = क्या होता है, तो नंबर माइनस बॉक्स ऑफ दैट नंबर। तो 1.1 माइनस 1.1 का बॉक्स क्या होगा, 1 होगा। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि 1 और 2 के बीच में जितने भी नंबर होंगे वो सारे का बॉक्स तो फिक्स है ना, 1 ही आएगा। तो यहाँ पे ग्राफ क्या होगा बेटा, तो यहाँ पे ग्राफ होगा y = x - 1। मतलब x की वैल्यू में से अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू मिल जाएगी, फ्रैक्शनल पार्ट उसका मिल जाएगा। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं कि 2 और 3 के बीच में, 3 के ऊपर तो कभी भी यहाँ पे 1 लेंगे नहीं, आंसर 1 आएगा नहीं। यहाँ पे बेटा सेम जो आंसर आएगा y का वो 0 और 1 के बीच में ही आएगा, तो एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो ऑब्वियसली y = x - बॉक्स x। तो जो 2 और 3 के बीच में जितने भी नंबर होते हैं उसका बॉक्स क्या होता है, मतलब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, तो 2 होती है। तो लेफ्ट साइड में फर्स्ट इंटीजर क्या आता है, 2 आता है। तो y = हो गया x - 2। तो ऐसे भी आपको पता चल गया होगा कि 3 और 4 तो कभी भी, यहाँ 1 तो अभी आंसर लेंगे नहीं, तो यहाँ पे होलो सर्कल और 3 और 4 के बीच में जितने भी नंबर है उसका ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, क्योंकि जो वैल्यू होती है y = बिटवीन 0 to 1 लाई कर रही है, तो ऐसे आएगा। और इक्वेशन क्या होगा, तो y = x - बॉक्स x। तो 3 और 4 के बीच में जितने भी नंबर है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, तो कि 3 आएगी। तो y = x - 3। ओके, चलो यहाँ पे ऐसे आगे बढ़े तो -1 तो आ गया है बेटा। ठीक है, और आगे बढ़े तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 तो कभी भी आंसर आएगा नहीं, तो 1 के ऊपर होलो सर्कल, यहाँ पे ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँ, क्योंकि ये जो वैल्यू है, मतलब 0 और -1 के बीच में जितने भी वैल्यू है, ठीक है, उसका आंसर क्या आएगा, बिटवीन 0 to 1 ही आएगा। तो ग्राफ तो ऐसे ही आएगा। अभी y = ये ग्राफ का इक्वेशन क्या होगा, तो y = x माइनस क्या होगा, बॉक्स x। मतलब 0 और -1 के बीच में जितने भी नंबर है तो उसका बेटा बॉक्स क्या होगा, तो कि 0 और -1 के बीच जितने भी नंबर है तो उसका बॉक्स तो क्या होगा, -1 होगा। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, +1 हो गया।
तो ये जो लाइन है उसका ग्राफ का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। ठीक है, ऐसे यहाँ पे इसमें कर दूँ तो सेम बेटा हम -1 और -2 के बीच में सारी वैल्यू लें तो ऑब्वियस है बेटा -1 तो हम कभी लेंगे नहीं, सॉरी 1 तो वैल्यू कभी लेंगे नहीं। तो -2 और -1 के बीच में जितने भी x की वैल्यू है वो उस सारे का फ्रैक्शनल पार्ट तो क्या होगा, 0 to 1 ही होगा। ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ही आएगा, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस बॉक्स x। तो -1 और -2 के बीच में जितने भी नंबर है वो सारे का बॉक्स क्या होगा, तो -2। तो अगर यहाँ पे -2 रखो तो माइनस माइनस प्लस 2, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 ये लाइन का इक्वेशन हो गया। सेम बेटा ऐसे ही यहाँ पे 1 तो कभी आंसर आएगा नहीं, ये -3 और -2 के बीच में जितने भी रियल नंबर है उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है 0 और 1 के बीच में आएगा, तो लाइन बनेगी ऐसी। और इसका बेटा आंसर क्या आएगा, तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस बॉक्स x। तो -2 और -3 के बीच में जितने भी बेटा रियल नंबर है वो सारे का बॉक्स क्या होगा, -3। तो अगर यहाँ पे -3 रखो तो माइनस माइनस क्या हो गया, +3। तो आई होप आपको बेटा ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है उसका ग्राफ समझ में आया है। और ख़ास ग्राफ तो ठीक है बेटा, इन ग्राफ के अलावा जितनी भी लाइन थी वो लाइन का इक्वेशन कैसे आया वो आपको पता चला होगा। सिंपल बेटा मैंने वही यूज़ किया है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू एक्स माइनस बॉक्स x। तो फ्रैक्शनल पार्ट x को तो मैंने y बोल दिया, तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस। अभी हमें पता ही है कि ये जितने भी नंबर लिए बेटा वो एक 1 और 2 मतलब एक इंटीजर मतलब कंसेक्यूटिव इंटीजर के बीच में ही लिए है, तो उसका तो हमें बॉक्स है वो फिक्स कर सकते हैं। 1 और 2 के बीच में जितने भी रियल नंबर है उसका बॉक्स क्या आता है, 1 आता है। 2 और 3 के बीच में जितने भी नंबर है उसका बॉक्स मतलब GIF क्या आता है, 2 आता है। तो वो ये तो फिक्स हो गया। ठीक है, तो जब 1 और 2 के बीच में हो तब ये मैंने 1 लिया, 2 और 3 के बीच में हो तब मैंने 2 लिया, 3 और 4 के बीच में तब मैंने 3 लिया। इसे ही इस तरफ किया है, इस तरीके से मुझे ये सारे लाइन के इक्वेशन मिले। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो फंक्शन है, देखो यहाँ पे आप देखो ये जो स्ट्रेट लाइन थी तो ये फिर से रिपीट हो रही है, देखो फिर से ये रिपीट हो रही है ना। तो ये रिपीट हो रही है वो कितने गैप के बाद हो रही है, तो ये बेटा गैप है 1 यूनिट है। देखो -3 फिर -2 के बाद रिपीट हो रहा है ग्राफ, फिर -1 के बाद रिपीट हो रहा है, फिर 0 के बाद रिपीट हो रहा है, फिर 1 के बाद रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि कोई भी फंक्शन का ग्राफ अगर बेटा कोई पर्टिकुलर एक फिक्स यूनिट के बाद रिपीट हो रहा हो तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं बेटा उसको पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। और जो यूनिट के बाद रिपीट हो रहा उसको हम वो फंक्शन का क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि वी ऑब्जर्व दैट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन repeats after interval of length of 1 यूनिट। देख सकते हो ना आप, ये ग्राफ है बेटा एग्जैक्टली 1 यूनिट के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। हैंस दिस फंक्शन इज पीरियोडिक फंक्शन विथ, उसका पीरियड क्या होगा, तो विथ पीरियड इज 1। तो याद रखना है आपको कि जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, ठीक है, वो पीरियोडिक फंक्शन है और उसका पीरियड क्या है बेटा, तो उसका पीरियड है 1। ओके, तो आई होप आपको ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन उसका ग्राफ समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, हम देखते हैं अभी प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ओके, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है उसकी हम प्रॉपर्टी देखते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कि कर्ली ब्रैकेट ऑफ x लिखो, या कर्ली ब्रैकेट में जो x है उसमें आप कोई इंटीजर है वो ऐड कर दो, n ऐड कर दो, वेर
n बिलोंग्स टू z, तो इसका आंसर क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा। ठीक है, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर अगर आपको इंटीजर ऐड कर रहे हो, जो n है बेटा इंटीजर है, ठीक है, तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। एग्जाम्पल अगर बात करें तो फ्रैक्शनल मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर सपोज 1.2 है, या कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1.2 प्लस मैं 3 कर रहा हूँ, देखो एक इंटीजर मैंने ऐड किया, तो ये क्या होगा बेटा 1.2 प्लस 3 क्या होगा 3.2। तो आप देख सकते हो 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट भी क्या है 0.2, और 3.2 का भी फ्रैक्शनल पार्ट क्या है बेटा 0.2। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के अंदर कोई अगर मैं इंटीजर ऐड करूँ तो कभी भी आंसर में बदलाव आएगा नहीं, आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा बेटा रिमेन सेम। तो ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। ओके, चलो सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी ऐसी है कि इफ़ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू, सपोज कोई वैल्यू आ रही है p, ऑब्वियसली ये p है बेटा, क्या होगी, p बिलोंग्स टू क्लोज ओपन इंटरवल 0 to 1 ही होगी। देन x इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, n प्लस p वेयर n बिलोंग्स टू z। ऑब्वियस है ना बेटा कि ये p तो है बेटा, उसका फ्रैक्शनल पार्ट है, तो पूरा नंबर कैसे बना होगा, तो पूरा नंबर मतलब इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। तो इंटीग्रल पार्ट मतलब क्या, तो क्या इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर। सो x इज इक्वल टू क्या होगा बेटा n प्लस p होगा, जहाँ पे n क्या होगा, एनी इंटीजर। ठीक है बेटा, चलो आगे की प्रॉपर्टी देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 0 आंसर आएगा इफ़ x बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, क्योंकि हमें पता है बेटा कि अगर कोई नंबर इंटीजर है तो इंटीजर के पास तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0 होगा। 2 के पास बेटा फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0 होगा। तो -2 और +2, तो -2 का बेटा फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा, 2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा, तो 0 + 0 क्या होगा, 0 ही होगा। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि कोई नंबर हो तो उसका, कोई नंबर की बेटा नेगेटिव साइन वाला नंबर हो, मतलब दो नंबर एक दूसरे के जो ऑपोजिट हो बाई साइन, उसका अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट का एडिशन करेंगे तो उसका आंसर 0 आएगा, तब जब वो नंबर बिलोंग्स टू इंटीजर हो। कोई नंबर क्या हो बेटा, इंटीजर हो। सो x बिलोंग्स टू z हो, सो -x का फ्रैक्शनल पार्ट प्लस x का फ्रैक्शनल पार्ट, उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है बेटा, तो अभी हम ऐसे देखें चलो कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू, आंसर क्या आएगा, इफ़ x डज नॉट बिलोंग्स टू z, मतलब x है वो इंटीजर नहीं है, तो क्या आंसर आएगा। तो चलो हम एक चेक ही कर लेते हैं कि एक में बेटा -1.2 फ्रैक्शनल पार्ट ढूंढो, एक +1.2 करें हम, तो ये तो ऑब्वियस है कि फ्रैक्शनल पार्ट मतलब क्या, तो नंबर क्या है बेटा -1.2 और माइनस उसका बॉक्स, तो -1.2 का बॉक्स। हमें पता है ना कि फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू नंबर माइनस बॉक्स। तो ये हो गया बेटा -1.2 और -1.2 है -1.2, तो -1.2 का बेटा बॉक्स क्या होता है, तो -2 होता है, तो माइनस माइनस +2, तो 2 - 0.2 क्या होगा बेटा 0.8 होगा। और 1.2 है तो बेटा इजीली उसका फ्रैक्शनल पार्ट तो हम देख ही सकते हैं 0.2। अगर बेटा नेगेटिव नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना हो ना तो आप प्रॉपर्टी यूज़ करो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्या प्रॉपर्टी यूज़ करना है, तो कि वो नंबर में से क्या माइनस कर देना है, उसका बॉक्स माइनस कर देना है। ठीक है, तो हमें बेटा जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव आ जाएगा, तो 0.8 आ गया। और 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 0.2 है, तो अगर ये दोनों का एडिशन करो तो 0.8 + 0.2 क्या होगा, 1 होगा। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि जब x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, सो -x का फ्रैक्शनल पार्ट और x का फ्रैक्शनल पार्ट, अगर वो दोनों फ्रैक्शनल पार्ट का एडिशन करेंगे तो हमेशा बेटा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। बेटा खास ये दोनों प्रॉपर्टी आप समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, कि माइनस कर्ली ब्रैकेट ऑफ x प्लस कर्ली ब्रैकेट ऑफ x इज इक्वल टू 0 इफ x बिलोंग्स टू z, अदरवाइज दिस एडिशन विल बी 1। ओके बेटा, ठीक है, तो आई होप आपको प्रॉपर्टी समझ में आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट अभी हम पढ़ेंगे बेटा, जो हमने ये फ्रैक्शनल पार्ट पढ़ा
उसके थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल्स में हम ये प्रॉपर्टी और सब कैसे यूज़ करके उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, तो एक एग्जाम्पल लेंगे हम कि सपोज ऐसा है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ f of x is equal to log फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, वेयर आपको हमेशा ये देखें, ये जो कर्ली ब्रैकेट है क्या शो कर रहा है, रिप्रेजेंट द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ओके, तो फंक्शन में दिया हुआ है log ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और ये फंक्शन का हमें क्या निकालना है, डोमेन। डोमेन मतलब जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू का सेट, और रेंज मतलब f ऑफ x की वैल्यू का सेट। ओके, चलो निकालते हैं। तो हियर f ऑफ x इज इक्वल टू है log ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो आपको तो बेटा पता है कि log के अंदर हम कभी भी ज़ीरो नहीं ले सकते। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का आंसर ज़ीरो हम कभी भी ले सकते नहीं है, क्योंकि log के अंदर क्या है, कर्ली ब्रैकेट ऑफ x है, तो कर्ली ब्रैकेट x का आंसर कभी ज़ीरो आएगा नहीं। तो हमें पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का आंसर ज़ीरो कब आता है, तो कि कर्ली ब्रैकेट का आंसर ज़ीरो तब आता है इफ़ x बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब x बिलोंग्स टू z। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि यहाँ पे हम x बिलोंग्स टू z नहीं ले सकते, हम इंटीजर नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम इंटीजर ले गए तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो उसके हिसाब से log के अंदर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन log के अंदर कभी ज़ीरो लेना नहीं है। हैंस x बिलोंग्स टू क्या हो गया बेटा, तो कि x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर बट माइनस इंटीजर। ओके, माइनस z। तो ऑब्वियस है x की जो वैल्यू की रेंज होगी, वैल्यू का सेट, उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। तो हमारा डोमेन क्या हो गया बेटा, तो डोमेन हो गया r माइनस z, मतलब रियल नंबर में से सारे आप इंटीजर निकाल दो, तो जितना भी सेट बचा वो हमारा हो गया डोमेन। ओके बेटा, तो चलो डोमेन तो मिल गया। अभी हम बात करेंगे रेंज की, मतलब f ऑफ x की। तो f ऑफ x इक्वल टू क्या है, log फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो एक इनइक्वालिटी जनरेट करनी पड़ेगी। तो ये तो हमें पता है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट x होता है वो बिलोंग्स टू क्या होता है बेटा, क्लोज ओपन इंटरवल 0 to 1 होता है, क्योंकि हमें पता है, हमने देखी है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो फंक्शन होता है उसकी रेंज क्या होती है, क्लोज ओपन इंटरवल 0 to 1। लेकिन यहाँ पे बेटा जो हमारा कर्ली ब्रैकेट x है वो log के अंदर है, तो यहाँ पे मैं ये केस में कर्ली ब्रैकेट ऑफ x की वैल्यू ज़ीरो नहीं ले सकता। तो इसका मतलब हो गया कि फॉर log ऑफ कर्ली ब्रैकेट x, जो कर्ली ब्रैकेट ऑफ x है ये तो क्या होगा बेटा, ज़ीरो से बड़ा होगा और 1 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, चलो अभी मुझे फंक्शन यहाँ पे लिखना है, मतलब फंक्शन यहाँ पे अगर बनाना हो तो सब तरफ क्या ले लूँ मैं, log ले लूँ। तो अगर यहाँ पे मैं log लूँ तो ये हो गया बेटा log 0 लेस देन log कर्ली ब्रैकेट ऑफ x लेस देन log 1। और आपको पता है कि कभी भी बेस अगर कुछ ना हो तो बेस क्या हम कंसीडर करते हैं, e। तो e की वैल्यू क्या होती है, 2.41। तो अगर आपको पता है कि जब भी बेस अगर 1 से बड़ा हो और नंबर पे 0 हो तो वो लोग का आंसर क्या आता है, तो वो लोग का आंसर आता है माइनस इनफाइनाइट। ओके, अगर बेस है 1 से छोटा हो तो वो लोग 0 का आंसर क्या होता है, प्लस इनफाइनाइट। लेकिन यहाँ पे बेस तो बेटा 2.41 है, तो log 0 क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट। लेस देन, देखो यहाँ पे log फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को मैं क्या बोल दूँ, f ऑफ x बोल दूँ। लेस देन log 1 क्या होगा, 0 होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा कि f ऑफ x की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ लाइक कर रही है, तो बिटवीन माइनस इनफाइनाइट टू 0। तो f ऑफ x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू 0। तो ये जो माइनस इनफाइनाइट टू 0 है बेटा वो हमारी क्या हो गई, रेंज हो गई। ठीक है बेटा, तो ये जो हमें फंक्शन दिया हुआ है उसकी रेंज क्या हो गई, ओपन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू 0, एंड डोमेन क्या हो गया, r माइनस z।
तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ f of x is equal to sin inverse x minus box x, where ऑब्वियसली हमें क्या दिया होगा कि ये जो बॉक्स की जो साइन है रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट कर रही है, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ओके, GIF रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये फंक्शन में डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलो आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बेटा हियर f ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स x माइनस बॉक्स x। तो ऑब्वियस हमें तो पता है कि साइन इनवर्स x माइनस बॉक्स x क्या होगा, तो कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो ये तो हो गया हमारा साइन इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। कभी कभी डायरेक्ट आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x नहीं देंगे, उसकी डेफिनेशन देंगे। क्या है उसकी डेफिनेशन, नंबर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ दैट नंबर, मतलब x माइनस बॉक्स x इज इक्वल टू क्या होगा, कर्ली ब्रैकेट ऑफ x। तो हमारा फंक्शन क्या है बेटा, f ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ओके। तो ये फंक्शन की हमें डोमेन और रेंज निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे बेटा हमें पता है कि जो कर्ली ब्रैकेट ऑफ x है वो साइन इनवर्स के अंदर है। तो हमें पता है कि साइन इनवर्स x जो फंक्शन होता है उसका डोमेन क्या होता है, तो उसका डोमेन होता है बेटा उसका डोमेन होता है -1 to 1। मतलब x जो साइन इनवर्स के अंदर हो उसकी वैल्यू यहाँ से ही हो सकती है, ठीक है। तो ये तो हमें पता है कि कर्ली ब्रैकेट ऑफ x उसका वो तो बिलोंग्स टू क्या होता है बेटा, क्लोज ओपन इंटरवल 0 to 1, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि कर्ली ब्रैकेट x की जितनी भी पॉसिबल वैल्यू है वो सारी पॉसिबल वैल्यू साइन इनवर्स के डोमेन में तो आ रही है। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि ये कर्ली ब्रैकेट ऑफ x की जितनी भी वैल्यू आ रही है वो साइन इनवर्स के अंदर हम ले सकते हैं। तो ऑब्वियस है बेटा कि कर्ली ब्रैकेट ऑफ x बिलोंग्स टू क्लोज ओपन इंटरवल 0 to 1, तो x क्या होगा बेटा, तो x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। आप देख सकते हो कि कोई भी रियल नंबर हो उसका फ्रैक्शनल पार्ट तो क्या आता है, यही आता है ना। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि x की वैल्यू बेटा आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, क्योंकि कोई भी रियल नंबर लो उसका फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू तो यहीं आएगी, और ये सारी वैल्यू हम साइन इनवर्स के अंदर ले सकते हैं, क्योंकि ये सारी वैल्यू बेटा साइन इनवर्स के डोमेन में इंक्लूड है इसलिए, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि हमारा डोमेन क्या हो गया, तो हमारा डोमेन हो गया रियल नंबर, ओके। चलो अभी हम रेंज ढूंढेंगे। तो रेंज के लिए हमें फंक्शन एक इनइक्वालिटी जनरेट करनी पड़ेगी। तो हमें तो पता है कि 0 लेस देन और इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ऑफ x लेस देन 1, कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x या तो 0 या बिटवीन 0 to 1। तो मुझे तो पता है f ऑफ x क्या है बेटा, साइन इनवर्स है। तो साइन इनवर्स यहाँ पे सब जगह लगा दूँ, तो ये हो गया साइन इनवर्स 0, ये हो गया साइन इनवर्स कर्ली ब्रैकेट x, ये हो गया साइन इनवर्स 1। और साइन फंक्शन है बेटा वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब क्या, 0 और 1 में तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही हुआ ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देखो बेटा, तो साइन की वैल्यू यहाँ पे 0 होती है, यहाँ पे 1 होती है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे आप आगे बढ़े तो वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो साइन है बेटा वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए इनइक्वालिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। तो इनइक्वालिटी चेंज होगी नहीं। तो साइन इनवर्स 0 क्या होता है, वो तो 0 ही होता है, लेस देन और इक्वल टू साइन इनवर्स कर्ली ब्रैकेट ऑफ x लेस देन साइन इनवर्स 1 क्या होता है, वो होता है π/2 होता है, ठीक है बेटा। ये आप आई होप आपको ये 12th का बोर्ड का आपने यूनिवर्सिटी को पढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो यहीं सीरीज़ में जब हम पढ़ेंगे तब आपको आ जाएगा। तो अभी आप याद रख लो कि साइन इनवर्स 1 क्या होता है, π/2 होता है। तो साइन इनवर्स कर्ली ब्रैकेट ऑफ x इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, f ऑफ x लिख सकता हूँ। तो ये हो गया 0 लेस देन और इक्वल टू f ऑफ x लेस देन π/2। तो अब देखो बेटा f ऑफ x की वैल्यू का एक सेट मुझे मिल गया। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि रेंज क्या हो गई, तो रेंज हो गई बेटा
क्लोज ओपन इंटरवल 0 to π/2। यहाँ पे बेटा 0 लेना है इसलिए क्लोज इंटरवल किया, π/2 नहीं लेना इसलिए ओपन इंटरवल किया। हैंस हमारा डोमेन हो गया एनी रियल नंबर एंड रेंज हो गई क्लोज ओपन इंटरवल 0 to π/2। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो एक एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज सॉल्व 2 बॉक्स x इज इक्वल टू x प्लस कर्ली ब्रैकेट ऑफ x। अभी यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा है ऐसा, ये जो बॉक्स है वो क्या शो कर रहा है और कर्ली ब्रैकेट क्या शो कर रहा है। आपको पता ही है कि ये क्या शो कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ये क्या शो कर रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन शो कर रहा है। तो हमें इसको बेटा सॉल्व करना है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। तो अगर हम वैल्यू निकालना चाहे तो ये हो गया बेटा, यहाँ पे पहले दिया हुआ है हियर 2 बॉक्स x इज इक्वल टू x प्लस कर्ली ब्रैकेट ऑफ x। ओके, तो 2 बॉक्स x इज इक्वल टू बेटा कोई भी नंबर हो वो नंबर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, तो x इज इक्वल टू बेटा इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये x की जगह में क्या रिप्लेस कर रहा हूँ, तो बॉक्स x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, ये मैंने रिप्लेस किया, और ये प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x तो था ही। ओके, आगे बढ़ते। तो अगर बॉक्स x बेटा इस तरफ आएगा तो माइनस होगा, तो 2 बॉक्स x माइनस बॉक्स x तो हो गया ओनली बॉक्स x, और कर्ली ब्रैकेट x प्लस कर्ली ब्रैकेट x तो हो गया 2 कर्ली ब्रैकेट x। तो अगर यहाँ पे बेटा मैं कर्ली ब्रैकेट x को सब्जेक्ट बनाऊँ तो कर्ली ब्रैकेट ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो गया, तो हो गया बॉक्स x/2। तो चलो ये हमें फ्रैक्शनल पार्ट और इंटीग्रल पार्ट के बीच में एक रिलेशन मिल गया, कर्ली ब्रैकेट ऑफ x इज इक्वल टू बॉक्स x/2। ठीक है, अभी मुझे तो पता है बेटा कि वी नो दैट, क्या हमें पता है कि जो कर्ली ब्रैकेट ऑफ x होता है या तो 0 होता है या तो 0 और 1 के बीच में होता है। ठीक है, देखो ये मैंने इनइक्वालिटी जनरेट कर ली, क्योंकि मुझे बॉक्स कर्ली ब्रैकेट x की इनइक्वालिटी पता थी, इसलिए मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ऑफ x को सब्जेक्ट बनाया है। तो अभी बेटा मैं वैल्यू रिप्लेस कर दूँ कर्ली ब्रैकेट ऑफ x की, तो 0 लेस देन और इक्वल टू, ये क्या हो गया, कर्ली ब्रैकेट ऑफ x की जगह क्या लिख दूँ, बॉक्स x/2 लेस देन 1, और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो 0 क्रॉस 2 तो 0 ही होगा, लेस देन और इक्वल टू बॉक्स x, ये 2 कैंसिल हो गया, लेस देन 2 1 ज़ा 2। तो बॉक्स x मतलब क्या बेटा, तो कि इंटीजर ही इसकी वैल्यू आती है। तो 0 या 0 और 2 के बीच में कितने इंटीजर आए, तो या तो बॉक्स x की वैल्यू 0 होगी या बॉक्स x की वैल्यू 1 होगी। देखो यहाँ पे 2 लेना नहीं है, तो बॉक्स x इज इक्वल टू 0 और बॉक्स x इज इक्वल टू 1। लेकिन बेटा कर्ली ब्रैकेट ऑफ x इज इक्वल टू मुझे पता है बॉक्स x/2, तो अगर बॉक्स x की वैल्यू 0 लूँ तो कर्ली ब्रैकेट ऑफ x भी क्या होगा, 0 होगा, और बॉक्स x की वैल्यू बेटा मैं 1 लूँ तो कर्ली ब्रैकेट ऑफ x क्या होगा बेटा, 1/2 होगा। तो देखो बेटा कोई भी बेटा नंबर हो, वो नंबर का अगर इंटीग्रल पार्ट और वो नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट मुझे पता होता है, वो नंबर मैं ढूंढ सकता हूँ। कैसे, तो मुझे पता है कि x इज इक्वल टू क्या होता है, बॉक्स x प्लस कर्ली ब्रैकेट ऑफ x। तो यहाँ पे तो मुझे 2 वैल्यू है तो दोनों वैल्यू रखेंगे, तो x इज इक्वल टू ये भी 0 प्लस ये भी 0, तो 0 प्लस 0 0, और x इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2। सो x इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 क्या होगा बेटा, 3/2। सो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3/2। तो ये हमें बेटा x की वैल्यू मिल गई। हमें तो बेटा क्या बोला था, सॉल्व मतलब x की वैल्यू निकालना था ना, तो हमने x की वैल्यू निकाली। क्या आंसर आएगा, 0 और 3/2। तो आई होप आपको बेटा ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया है। सारे क्वेश्चन बेटा बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बेटा यूनिक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन में आपको बहुत सारा सीखने को मिल रहा है। तो ध्यान से बेटा देखें, केयरफुली देखें और ये सब नोट्स बनाते जाएं। ठीक है, तो आज का लेक्चर अभी यहाँ पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में नया फंक्शन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।